ऑल ऑफ यू, मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। जो अपनों ने एविडेंस एक्ट की सीरीज बनाई थी जिसमें टोटल मैंने सेक्शन 73 तक आपको पढ़ाया था। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे कि मैम आपने आगे का नहीं पढ़ाया, तो उसी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 74 से एविडेंस एक्ट में आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, मैंने आपको सेक्शन 1 से 73 तक एविडेंस एक्ट पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और उस पे बहुत अच्छे व्यूज भी आए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने उसको बहुत पसंद किया है। तो अगर आप फीस पे नहीं कर सकते और आप किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब से भी या मेरी क्लासेस से भी आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कंप्लीट ही पढ़ाया, कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी अपनी कोचिंग चलानी होती है ना। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें आपको नहीं बताई, लेकिन अगर आपने ओनली वीडियो से भी समझा है, अपने नोट्स बनाए हैं, तो फिर भी 75% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। सेक्शन 74 डील करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, कि कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ये बताता है सेक्शन 74। आप अपने साथ बेरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपके हाथ में बेरेक्ट जरूर होनी चाहिए। बेरेक्ट से ही आपको समझ आएगा कि मैम हमें पढ़ा कहाँ से रहे हैं। तो देखिए, सेक्शन 74 में बोलता है कि निम्नलिखित डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले बोलता है वे दस्तावेज, इसमें पहले पॉइंट में इसमें 3 क्लोज बताए हैं, पहले पॉइंट में ही 3 क्लोज बताए हैं। पहला बोलता है प्रभुत्ता संपन्न प्राधिकारी के, प्रभुत्ता संपन्न प्राधिकारी के डॉक्यूमेंट। तो पहला पॉइंट लिखें, पहले पॉइंट में फर्स्ट ए भी लिख सकते हैं या आप रोमन वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले में प्रभुत्ता संपन्न प्राधिकारी के, सेकंड में लिखें शासकीय निकायों के, शासकीय निकायों के, या इसमें एक और है या अधिकरणों के। जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट में काउंट होंगे। थर्ड बोलता है भारत के किसी भाग के, भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के, या कॉमनवेल्थ के जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं रिकॉर्ड्स के तौर पे, वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स काउंट होंगे। तो पहला प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, सेकंड शासकीय निकायों के या अधिकरणों के, थर्ड भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं या डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखा गया है, वो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स काउंट होंगे। फिर इसमें 2 सेकंड सबसेक्शन दिया हुआ है, ये था सबसेक्शन 1। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पब्लिक रिकॉर्ड कैसे याद रखना है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट के, प्राइवेट डॉक्यूमेंट के जो भी पब्लिक रिकॉर्ड होंगे, पब्लिक रिकॉर्ड होंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट काउंट होंगे। क्वेश्चन कहां से आता है, सबसेक्शन 2 से ही आता है कि क्या प्राइवेट डॉक्यूमेंट के लोक अभिलेख, लोक दस्तावेज है या नहीं है। अब स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है, ये तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, ये क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट में काउंट होंगे, तो वहीं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो जो भी मेरी क्लास से पढ़ रहे हैं वो ये गलत नहीं करेंगे, वो क्या लिखेंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट के पब्लिक रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट में काउंट होते हैं। तो इसमें टोटल 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 में 3 क्लोज दिए हुए हैं और सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 1 में वे डॉक्यूमेंट जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकायों के, अधिकरणों के या भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के लोक अभिलेख में रखे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स काउंट होंगे। इसके अलावा और क्या क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में काउंट होते हैं, तो जो भी शासकीय उद्घोषणाएं की जाती है या सरकारी राजपत्र गैजेट्स नोटिफिकेशंस आते हैं वो, या कोई अधिनियम आते हैं, सरकारी अधिसूचना आती है, या कोई खसरा या कागज आते हैं, या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कार्यों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट में काउंट होंगे। या कोर्ट की जो डिक्री होती है
वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट काउंट होगी, या जो कन्फेशंस किए जाते हैं, वारंट निकाले जाते हैं, जजमेंट दिए जाते हैं, ये सब भी क्या हो जाएंगे, हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट काउंट होंगे। और क्या हो जाएंगे, चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या प्रशासनिक रिपोर्ट है, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक्स्ट्रा थिंग में करके ये चीजें आप लिख लीजिए कि ये सब चीजें भी हमारी पब्लिक डॉक्यूमेंट में काउंट होती हैं। तो ये था सेक्शन 74। अब बात करते हैं सेक्शन 75। सेक्शन 75 क्या कहता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसकी डील करता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट, सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट। कि प्राइवेट दस्तावेज, अब अन्य सभी दस्तावेजें क्या है, प्राइवेट दस्तावेजें हैं। मतलब कि ये जो इन्होंने बता दी और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई, ये सारी पब्लिक डॉक्यूमेंट। इन सब के अलावा जो भी बची वो सब क्या हो जाएंगी, अपनी प्राइवेट डॉक्यूमेंट काउंट होंगी। जैसे मेरे नोट्स क्या है, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब ही ये होता है कि कोई भी आके उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है या किसी न्यायालय की कार्यवाही में पेश कर सकता है। लेकिन प्राइवेट डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे नोट्स क्या हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं। कोई भी आके इनको नहीं देख सकता या अपने साथ नहीं लेके जा सकता, वो क्या हो जाएंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। ये कहता है सेक्शन 75। नेक्स्ट आता है सेक्शन 76। सेक्शन 76 स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। अब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनकी सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में बता रहा है। ये कहता है कि हर लॉक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में कोई ऐसा लोक दस्तावेज है, मतलब किसकी कस्टडी में है, कोई पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में कोई ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा जाता है जिसका इंस्पेक्शन करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। क्योंकि जब सेक्शन 74 आपको पढ़ा रही थी, मैं यही बोल रही थी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को हर कोई देख सकता है, लेकिन प्राइवेट डॉक्यूमेंट को हर कोई नहीं देख सकता। तो ये बोलता है कि हर लॉक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा है जिसका निरीक्षण हर कोई व्यक्ति कर सकता है, तो किसी भी व्यक्ति को उसका निरीक्षण करने का अधिकार है। और वो व्यक्ति आके उस ऑफिसर से मांग करता है किसके बारे में, उस पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसकी वो विधिक फीस भी चुका देता है। क्योंकि याद रखना, जब भी कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट अपने कोर्ट की प्रोसीडिंग में पेश करते हैं, तो जहां पे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वहां से आप डायरेक्ट नहीं ला सकते। आपको वहां की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, लेकिन आपको उसकी जो भी विधिक फीस है वो चुकाने के बाद, तो विधिक फीस चुकाए जाने पर उस प्रति के नीचे लिखित में, रिटन में इस प्रमाण सहित देगा कि वह प्रति उस दस्तावेज की शुद्ध प्रति है। मतलब मैं एक पब्लिक ऑफिसर हूं, मेरे पास कोई एक पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, एक्स पर्सन मेरे पास आता है कि मुझे ये पब्लिक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं क्या बोलती हूँ कि इसके लिए आपकी इतनी विधिक फीस है, आप ये दे दीजिए, तो मैं इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आपको दे दूंगी, प्रमाणित प्रति आपको दे दूंगी। लेकिन जब मैं वो प्रमाणित प्रति दूंगी तो मैं उस पे रिटन में लिखूंगी कि ये दस्तावेज उस लोक अभिलेख की शुद्ध प्रति है, और फिर मैं अपने उस पे साइन करूंगी और अपना नेम भी एंडोर्स करूंगी। तो ये होती है किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी। लेकिन याद क्या रखना है आपको, इसके लिए उसकी जो भी फीस है वो देनी पड़ती है। अगर आप उसकी वो फीस देने से मना करते हैं तो वो ऑफिसर भी आपको वो पब्लिक डॉक्यूमेंट देने से मना कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 76। और सर्टिफाइड कॉपी का मतलब ही ये होता है, जिस ऑफिसर की कस्टडी में वो कॉपी पड़ी है, उस कॉपी पे वो क्या करता है, अपनी जो भी ऑफिसर है, अपना पद है, उसके साइन और अपना नाम लिख के आपको वो कॉपी देता है। तो उसका मतलब होता है कि ये कॉपी अब सर्टिफाइड कॉपी है। ये कहता है सेक्शन 76। अब बात आती है सेक्शन 77। सेक्शन 77 कहता है कि प्रमाणित प्रतियों को पेश करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत, मतलब ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन दस्तावेज के भागों की अंतर वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेगी। मतलब जो सर्टिफाइड कॉपी मैंने उस पर्सन को दी,
वो सर्टिफाइड कॉपी क्या होगी, उस डॉक्यूमेंट के पार्ट के, किसके, कंटेंट्स के, उसकी अंतर वस्तु के सबूत का क्या होगी, सबूत के बारे में पेश की जा सकेगी। ये होता है सेक्शन 77। उसके बाद आता है सेक्शन 78। 78 का ओनली आपको टाइटल ही याद रखना है, ये लेस देन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे सेक्शन पढ़ लिए और आपके पास टाइम है तो फिर आप लेस देन सेक्शंस को पढ़ सकते हैं। सेक्शन 78 कहता है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत, जो अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, उनको कैसे प्रूव किया जाता है, ये बताता है सेक्शन 78। फिर आता है सेक्शन 79। सेक्शन 79 से 89 तक जो भी आपको याद रखना है, टाइटल के साथ आपको प्रिजम्पशंस याद रखनी है कि कोर्ट इस सेक्शन में क्या प्रिजम्पशन करती है। ये प्रिजम्पशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सेक्शन 4 पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था, प्रिजम्पशंस में प्रिजम्पशन की जाती है, शेल प्रिजम्पशन की जाती है और कंक्लूसिव प्रूफ भी होता है। तो मे प्रिजम्पशन वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए, देन आप बाकी सीरीज, बाकी डेज में जाइए जहां पे सेक्शन 4 मैंने पढ़ा रखा है, वहां पे आप समझिए कि शेल प्रिजम्पशन होता क्या है, मे प्रिजम्पशन क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, वहां मैंने ये बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ा रखा है, तो वहां से आप उसको ये समझ सकते हैं। सेक्शन 79 बोलता है कि प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी सेक्शन 79 में। तो इसमें लिखे सेक्शन 79 में जो प्रमाणित प्रतियां हैं उसके असली होने के बारे में शेल प्रिजम्पशन की जाएगी। न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वह दस्तावेज असली है। तो लिखिए सेक्शन 79 में शेल प्रिजम्पशन की जाएगी। देन आते हैं सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या कहता है कि साक्ष्य के अभिलेख के बारे में या पेश की गई दस्तावेजों के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी। साक्ष्य के अभिलेख में या एविडेंस के रिकॉर्ड में आप कुछ पेश कर रहे हैं तो उसके बारे में भी कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा, लिखो कोर्ट शेल प्रिजम्पशन करेगा। शेल प्रिजम्पशन करेगा। मतलब शेल प्रिजम्पशन का मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो न्यायालय उस चीज को असली मान सकेगा। अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, चाहे तो आपसे उसका सबूत मांगे कि आप इसको डिस्प्रूव कीजिए, चाहे तो कोर्ट उसको असली भी मान सकेगा। लेकिन जब मे प्रिजम्पशन पढ़ते हैं तो कोर्ट के ऊपर होता है कि या तो उसको असली माने या उसको ना साबित करने के लिए प्रूफ दे दे। मतलब उसको असली मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता, लेकिन शेल प्रिजम्पशन में कोर्ट उसको असली ही मानता है और कोर्ट आपको कहता है कि देखो मैंने तो इसमें शेल प्रिजम्पशन कर ली, मैंने तो इसको असली होना मान लिया, अगर तुम कहते हो कि ये असली नहीं है तो तुम सबूत लाओ और मुझे दिखाओ, देन मैं मान लूंगा कि ये असली नहीं है। ये होती है शेल प्रिजम्पशन, अगर अपने शब्दों में इसको समझे तो। देन आती है सेक्शन 81। 81 बोलता है राजपत्रों, समाचार पत्रों या पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों के बारे में या अन्य दस्तावेजों के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी। मतलब जो भी ये गैजेट नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं या पार्लियामेंट के कोई एक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा। तो लिखो सेक्शन 81 में भी कोर्ट शेल प्रिजम्पशन करेगा। मतलब कोर्ट उनके असली होने के बारे में ही उपधारणा करेगा। देन आता है 81A इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। लिखो इसमें भी शेल प्रिजम्पशन की जाएगी। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि शेल प्रिजम्पशन होगी, मे प्रिजम्पशन होगी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। इन टाइटल से या तो आपसे डायरेक्ट टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है या आपसे पूछा जाता है कि न्यायालय इसमें कौन सी प्रिजम्पशन करेगा। तो इसमें ये प्री तक ही लिमिटलेस है, यहाँ तक ही आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो 81A में इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपधारणा की जाती है। कौन सी उपधारणा, शेल प्रिजम्पशन की जाएगी। हिंदी में याद रखो इसको उपधारित कर सकेगा। हिंदी में क्या बोलोगे, उपधारणा कर सकेगा। और मे प्रिजम्पशन को बोलते हैं उपधारणा करेगा। ठीक है, मे प्रिजम्पशन को बोलते हैं उपधारणा करेगा। देन आ जाएं आप सेक्शन 82 पे। सेक्शन 82 बोलता है मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेजों के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी ओनली सेक्शन टाइटल बेस ही पूछा जाता है। देन आते हैं 83 पे।
83 में बोलता है कि सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में क्या अवधारणा की जाएगी। मतलब गवर्नमेंट ने जो भी मैप्स बनाए हैं उनके बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगी, अंडरलाइन करो, उनके बारे में भी कोर्ट शैल प्रिजम्पशन करेगी, उपधारित करेगा। शैल प्रिजम्पशन का मतलब उपधारित करेगा और मे प्रिजम्पशन का मतलब उपधारित कर सकेगा। जो अब बता रही हूं वो वाला सही है। शैल प्रिजम्पशन का मतलब न्यायालय उपधारणा करेगा, मे प्रिजम्पशन का मतलब न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। मतलब कोर्ट की डिस्क्रेशन पावर होगी, चाहे तो माने या ना माने, लेकिन शैल प्रिजम्पशन में कोर्ट उसको असली ही मानेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो असली नहीं है तो आप उसको डिस्प्रूव करें। देन आता है 84। 84 बोलता है विधियों के संग्रह और विशिष्टियों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा। तो लिखो सेक्शन 84 में भी शैल प्रिजम्पशन की जाती है, न्यायालय उपधारित करेगा। देन आता है 85। 85 को स्टार कर लो, टाइटल बेस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्तार नामों के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी, पावर ऑफ अटर्नी के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी। तो इसमें भी लिखो कोर्ट शैल प्रिजम्पशन करेगा कि न्यायालय ये उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना, मतलब पावर ऑफ अटर्नी अगर इन पर्सन्स के द्वारा की है तो कोर्ट इसमें क्या करेगा, शैल प्रिजम्पशन करेगा कि मुख्तारनामा होना किसी नोटेरी पब्लिक के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा, किसी जज के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा या भारत कौंसिल या उप कौंसिल के द्वारा क्या की गई है, एग्जीक्यूट की गई है, निष्पादित की गई है या अधिप्रमाणित की गई है, तो कोर्ट उसके बारे में क्या करेगा, शैल प्रिजम्पशन करेगा, उपधारणा करेगा। सेक्शन 85 को स्टार कर लीजिए। 85A इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में प्रिजम्पशन क्या की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स के बारे में क्या प्रिजम्पशन होगी, शैल प्रिजम्पशन होगी। सेक्शन 85A में शैल प्रिजम्पशन होगी। 85B बोलता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में क्या प्रिजम्पशन होगी। तो लिखो इसमें भी कोर्ट शैल प्रिजम्पशन करेगा। इसमें ओनली टाइटल याद रखना है और एरो करके इसमें लिख दीजिए कि कोर्ट क्या करेगा, शैल प्रिजम्पशन करेगा। और 85C कहता है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र के बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। तो लिखो शैल प्रिजम्पशन की जाएगी। देन 86 का ओनली टाइटल याद रखना है कि विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा, मतलब जो भी फॉरेन कोर्ट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा। तो कोर्ट इसमें मे प्रिजम्पशन करेगा, मतलब कि कोर्ट उनको मान भी सकेगा या उनको नहीं भी मानेगा। तो लिखो 86 में मे प्रिजम्पशन। 87 में बोलता है पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में क्या अवधारणा की जाएगी। तो इसमें भी लिखो मे प्रिजम्पशन की जाएगी। देन 88 तार संदेशों के बारे में अवधारणा, आपको ओनली टाइटल याद रखना है। और 88 कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा, मतलब इसका टाइटल है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज करते हैं, जो अपने अभी व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से, किसी से भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर अपने कोई मैसेज करते हैं तो कोर्ट उसमें क्या करेगा, मे प्रिजम्पशन करेगा। क्योंकि कई बार होता है कि फोन तो अपना है लेकिन मैसेज क्या कर देता है, कोई थर्ड पर्सन कर देता है, तो वहां पे इस चीज को अपने डिसप्रूव कर सकते हैं। तो 88A। देन 89 को स्टार कर लो, आरजेएस प्री में पूछा जाता है कि पेश न की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन के बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी कि न्यायालय उपधारित करेगा, मतलब मे प्रिजम्पशन करेगा कि एवरी डॉक्यूमेंट जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी, मतलब कोर्ट ने चाहा था कि आप उस डॉक्यूमेंट को पेश करो, जो पेश करने की सूचना के पश्चात भी नहीं की गई तो विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी। मतलब कोर्ट ने क्या की थी, अपेक्षा की थी कि आप उस डॉक्यूमेंट को पेश करो, लेकिन फिर भी आपने नहीं की, तो इस बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा, शैल प्रिजम्पशन करेगा। लेकिन कब, जब वह दस्तावेज अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी, तब उसके बारे में कोर्ट करेगा शैल प्रिजम्पशन।
तो सेक्शन 74 से 89 तक लेस देन इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं। अगर सेक्शन आते भी हैं एग्जाम में तो प्री के बेस पे आते हैं, टाइटल बेस, या इनमें प्रिजम्पशंस पूछ ली जाती है कि इसमें क्या प्रिजम्पशन की जाती है। देन नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे सेक्शन 19। सेक्शन 19 मेंस, प्री प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात करता है कि अगर कोई 30 वर्ष पुरानी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। तो इसमें अंदर का मैटर भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेंस का आ जाता है। फिर उसके बाद में अपने 90A पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोलता है कि 5 वर्ष पुरानी इलेक्ट्रॉनिक कोई दस्तावेज है उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। देन 91, 92, 93 आगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के बारे में आते हैं। तो इसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी ताकि ये मेंस के सेक्शंस भी आपके क्लियर हो जाए। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।